नमस्कार। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम, इन सब के दाम में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन ईंधन के दाम में बढ़ने की वजह से प्रभावित हो रही हैं। अब इसका क्या कोई और विकल्प है, इसके बारे में भी देखना है। अगर विकल्प है तो क्या हो सकता है, और पेट्रोल के दाम में जो भारी वृद्धि देखने को मिल रही है, इसे कैसे निपटा जा सकता है। तो जितने भी पेट्रोल हो गए या डीजल हो गए, देखिए ये सब ईंधन है। अब जितने भी ईंधन हैं, इनके दाम में अगर वृद्धि हो रही है तो इसका प्रभाव कई सारे क्षेत्रों पर पड़ेगा। जैसे जैसे ईंधन में वृद्धि हो रही है, हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। देखिए ये ईंधन हो गई, इसमें वृद्धि हो रही है, तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे या किस किस क्षेत्रों पे प्रॉब्लम्स आएंगे वो हम बताएंगे। ईंधन में अगर वृद्धि हो रही है तो यातायात, इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। यातायात शुल्क महंगा होगा। दूसरी चीज़, खाद्यान्न, ये भी बढ़ेगा। खाद्यान्न के शुल्क बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि किसानों को ज़्यादा पैसा मिलने लगेगा, ये जो प्रोसेसिंग होके आएगा खाद्यान्न, उसमें कॉस्ट बढ़ जाएगा। दरअसल अगर खाद्यान्न आएगा तो एक तो इसमें यातायात भी इंक्लूड हो जाएगा, परिवहन ये इंक्लूड हो जाएगा, और दूसरी चीज़ जो ईंधन की खपत होती है इन खाद्यान्न को बनाने के लिए, उसमें भी तो ईंधन लगेगा, तो उसकी वजह से भी इसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ये यातायात में भी बढ़ोतरी, खाद्यान्न में भी बढ़ोतरी। तीसरी चीज़ है, अगर ईंधन की बढ़ोतरी हो रही है तो परिवहन की वजह से तो आपने देखा ही खाद्यान्न में बढ़ोतरी हो रही है। और भी चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कपड़े हो गए या और भी कोई ज़रूरत की चीज़ें, इसकी भी दाम में वृद्धि होगी। दाम में वृद्धि क्यों हो रही है, इसका सेम फार्मूला यही है कि यातायात शुल्क भी बढ़ गया है, और इन वस्तुओं के लिए अगर ईंधन का प्रयोग किया जा रहा है बनाने के लिए, तो ईंधन तो महंगा है ही। क्या उपाय किया जा सकता है ईंधन के लिए? कुछ अगर आप देखेंगे कि ईंधन इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसके दो तीन तरीके हैं। एक तो अगर सरकार चाहे तो ईंधन में वो वैसे ही इसमें इतना टैक्स लगा के रख रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी कुछ 31 रुपये कुछ पैसे, लगभग इतने रुपए हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से हमें तेल मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों लोग मिलके इस पे टैक्स लगा रहे हैं और टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अभी हाल ही में क्राइसिस आया कोरोना महामारी की वजह से, इससे निपटने के लिए ये इस प्रकार की चीज़ों के माध्यम से देश में स्थिरता लाना चाहते हैं। लेकिन देश की स्थिरता तो ठीक है, लेकिन ईंधन की बढ़ोतरी से किसानों पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे। किसानों पर इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? देखिए, किसान करता क्या है, आइए यहाँ पर एक नया फ्लो दिखाते हैं। किसान पर कैसे पड़ रहा है। किसान को चाहिए, अगर खेती करना है तो खाद, जिसको उर्वरक भी बोलते हैं, ईंधन तो चाहिए ही चाहिए। ईंधन के स्वरूप में जैसे हमारे यहाँ उत्तरी भारत में अगर खेती की जाती है तो ईंधन का प्रयोग करना पड़ता है। मैदानी इलाकों में नदियाँ तो हैं, लेकिन नदियों से पानी को खेतों तक पहुँचाने के लिए पंपिंग सेट का प्रयोग किया जाता है, या फिर खेतों में ही एक नलकूप की व्यवस्था की जाती है। ये नलकूप के द्वारा, नहर के द्वारा या नदी के द्वारा, पानी तो यहाँ उपस्थित है नलकूप, नहर, नदी में, लेकिन इन नलकूप से, नहर से और नदी से पानी को खेतों में ले जाने के लिए आपको ईंधन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सीधा ईंधन की ज़रूरत होती है। खाद की ज़रूरत होती है, जिसको उर्वरक बोलते हैं। दो प्रकार का है, एक तो जैविक हो गया, जो किसान कुछ मवेशी रखे होते हैं उनसे कुछ उनके गोबर वगैरह से जो खाद बनाते हैं उसको बोलते हैं जैविक खाद। यानी जो
जिसके लिए रासायनिक अभिक्रियाओं की जरूरत तो होती है, लेकिन वह स्वरासायनिक के रूप में काम कर लेते हैं। उसके लिए एक आपको कंपनी जैसी स्थिति नहीं बनानी होती है। एक गड्ढा खन देंगे, एक गड्ढा खोदने के बाद उस गड्ढे में जो भी अवशिष्ट हैं मवेशियों के या खेतों के अवशिष्ट या कूड़ा कचरा, उसको इकट्ठा कर देते हैं और उससे जो खाद बनता है उसको बोलते हैं जैविक खाद। और एक है उर्वरक, जिसको रासायनिक खाद बोलते हैं। अभी रासायनिक खाद के लिए हम अभी भी रासायनिक खाद को मंगवाना ही पड़ेगा, तो इसमें भी यातायात का कॉस्ट जुड़ रहा है और यातायात का कॉस्ट जुड़ने की वजह से इसमें भी कीमत में उछाल देखने को मिला है। लेकिन बहरहाल सरकार इस पर सब्सिडी वगैरह भी देती है, लेकिन वो इतना पर्याप्त नहीं है कि ईंधन के खर्च को वो समाहित कर पाए आपस में। देखिए, और दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को ईंधन, खाद, इसके साथ अगर ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो वो बीज, अच्छी किस्म की जो बीज है उसको भी आयात करना होता है, कहीं ना कहीं से लाना होता है, मंगाना होता है, तो उस पर भी यातायात कॉस्ट ईंधन की वजह से बढ़ जाता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं इसका संकट। तो किसानों को दोहरी मार पड़ रही है, क्योंकि इनका जो फसल ये पैदा कर रहे हैं, इनका जो पैदावार है, इसको तो सस्ते दामों में खरीदा जा रहा है, सस्ते दामों में खरीदा जा रहा है, और जितनी भी चीज़ों के लिए किसान यहाँ पर पैदावार में लगा रहे हैं जो चीज़ें, वो महंगी मिल रही हैं। तो किसानों पर तो दोहरी मार है। हालांकि सरकार 2022 तक दोगुना आमदनी करने वाली थी। दोगुना को क्या कहे, आधा गुना भी नहीं छोड़ा इन्होंने। हालत तो यहाँ तक है कि लोग अभी किसानी करने से ज़्यादा अच्छा पकौड़ा बेचना समझते हैं, और वैसे भी हमारे मोदी जी पकौड़ा बेचना के तो रोजगारी बोलते हैं। चलिए, ये रही बात। दूसरा तरीका ये है, सरकार अगर इस पर हस्तक्षेप करेगी तो शायद ईंधन के दामों पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन चलिए, गवर्नमेंट नहीं हस्तक्षेप करती है तो क्या विकल्प हो सकते हैं? तो इसके लिए एक विकल्प है, इसको बोलते हैं जैव ईंधन। जैव ईंधन एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली का मतलब वातावरण से इसमें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। वातावरण के लिए बहुत ही अच्छा है, और वातावरण के लिए अगर अच्छा है तो ये जैव ईंधन का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? उपयोग ना करने का दो कारण है। देखिए, पहला कारण ये है कि जैव ईंधन में अगर बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगेगा, कहीं बहुत ज़्यादा मुनाफा होने लगा किसानों को, किसको? किसानों को मुनाफा हुआ, तो वो कहीं खेती कर बोले भैया किसानों को मुनाफा हो रहा है तो खाद्य फसल को नहीं उगाएंगे। वो बोलेंगे खाद्य फसल अब हम नहीं उगाएंगे, अब तो उगाएंगे क्या? जैव ईंधन ही उगाएंगे। अब इसमें क्या होगा कि भारत में खाद्य संकट आ जाएगा। तो क्या खाली ईंधन से काम चलेगा? नहीं चल सकता। खाना तो बहुत ज़रूरी है, सबके लिए ज़रूरी है। सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन जैव ईंधन को प्रमोट ही नहीं करना चाहती। उस लेवल पे प्रमोट तो कर रही है, लेकिन उस लेवल पे प्रमोट नहीं करना चाहती कि कहीं खाद्यान्न संकट ना उत्पन्न हो जाए देश में। और हो भी सकता है खाद्यान्न संकट, क्यों नहीं होगा भैया? जब देखो, फायदे के लिए दुनिया मर रही है, एक से एक मल्टीनेशनल कंपनियां आती हैं, तो किसान भी वही सोचेगा। किसान भी सोचेगा कि भैया अगर जैव ईंधन में फ़ायदा है तो जैव ईंधन ही कर लेते हैं, जैव ईंधन में फ़ायदा है तो जैव ईंधन कर लेते हैं, खाद्यान्न तो और लोग उगाएंगे, ऐसा सोचेगा। लेकिन खाद्यान्न क्यों कोई उगाएगा जब जैव ईंधन में फ़ायदा आएगा? अच्छा, जैव ईंधन में फ़ायदा तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जैव ईंधन के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाएगा? देखिए, जैव ईंधन के लिए एक प्रजाति है, जेट्रोफा नाम है, जेट्रोफा, इसका उपयोग किया जाता है। ये है जैव ईंधन। जैव ईंधन में इसका प्रयोग किया जाता है। और भी चीज़ें हैं जैव ईंधन के लिए, जेट्रोफा हो गया, जैसे गन्ना, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। मक्का, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। दलहन, इससे भी जैव ईंधन, नारियल, इन सभी चीज़ों से जैव ईंधन का प्रयोग किया जा सकता है। और इसको डीजल इंजन में भी, जेट्रोफा तो एकदम बिल्कुल स्रोत ही है। डीजल इंजन में इसका दहन प्रक्रिया, जैव उष्मा दहन प्रक्रिया के माध्यम से जेट्रोफा का प्रयोग भी किया जा सकता है। लेकिन इसको प्रमोट ना करने के पीछे मूल कारण वही है जो हमने अभी पीछे बताया, कि खाद्य
जो फसल है उस पर किसान चाहेंगे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो, और ईंधन की मांग को देखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मांग है। अब जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होती है लोग वही करना चाहते हैं। मांग ज़्यादा होगी कीमत भी ज़्यादा होगी, मांग ज़्यादा होगी कीमत ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी फ़ायदा ज़्यादा होगा, और फ़ायदा ज़्यादा हुआ तो किसान इसकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। तो खाद्यान्न संकट हो सकता है देश में। अच्छा, देश में खाद्यान्न संकट ना हो और जैव ईंधन का प्रयोग भी हो, इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है ये तो देखो इसके लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को चाहिए रेगुलेशन कर देना, यानी इसके लिए रूल एंड रेगुलेशन ले आना कि आपको अपने फसल के इतने हिस्से पर आप जैव खेती कर सकते हो, और इतनी कुछ हिस्सों पर जैव खेती कर सकते हो, कुछ हिस्सों पर खाद्यान्न की खेती करनी होगी। लेकिन ये तो एक तरह से तानाशाही टाइप का, जैसे 3 कठिया प्रथा थी हमारे प्राचीन समय में जो अंग्रेज लाए थे, उसके विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन हुए, महात्मा गांधी भी बिहार गए इसके लिए। तो ये नील की खेती के लिए थी बेसिकली 3 कठिया प्रथा। तो ये सारी चीज़ें भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका कोई और विकल्प ये निकल सकता है, दूसरा विकल्प ये है कि आप जैव ईंधन के लिए जो अन्य स्रोत हैं, जैसे नारियल के छिलके से, छिलका हो गया, नारियल का छिलका है, इससे भी जैव ईंधन बनता है, और गन्ने का जो छिलका है उससे जैव ईंधन बनता है। यानी नारियल का छिलका, गन्ने का छिलका, दलहन के छिलके, उन सब से भी जैव ईंधन बनाया जा सकता है। तो उससे आप बनवाइए बिल्कुल अच्छे से, और उसका प्रयोग कीजिए ईंधन के रूप में। अब उसमें क्या कर सकते हो आप, जो BS6 आया है उसका यही तरीका है कि आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली तेल देना है। उसके लिए क्या करते हैं वो लोग कि 85% जो तेल होता है वो, और उसमें 15% लगभग बायो ईंधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैव ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये BS6 मानक में अभी प्रयोग करना स्टार्ट भी किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन अगर इस तरह से जैव ईंधन को प्रयोग करें कि जितने भी अवशिष्ट हैं फसलों के, उनसे अगर हम जैव ईंधन को मान्यता प्रदान कर दें, तो भारत की इतनी बड़ी आबादी है, इसमें से अवशिष्ट बहुत ज़्यादा निकलते हैं, और इनसे अगर जैव ईंधन बनाने का काम चालू कर दिया जाएगा तो शायद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये हो गया। और दूसरी चीज़, हमारी जो बहुत ज़्यादा मांग है ईंधन की, उस पर भी हम यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जैव ईंधन को किस प्रकार से प्रमोट करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, दूसरी चीज़ लोगों को बचत भी देगी और एक रोजगार भी प्रोवाइड कराएगी अलग से। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए इसके क्या लाभ हो सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।